हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी, सीडीपी की जो पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, उसको डिस्कस किया था, उसका बेसिक डिस्कस किया था। और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, उसमें कोहलबर्ग ने दो पॉइंट को बेस में रखा है। पूरी थ्योरी उन 2 पॉइंट के आधार पर ही, यानी कि उन 2 पॉइंटों के ऊपर ही पूरी थ्योरी बेस्ड है। पहला पॉइंट क्या है? मोरल डायलेमा, जिसको नैतिक दुविधा बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है मोरल रीजनिंग, जिसको नैतिक तर्कना बोला जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को लेकर के थ्योरी को आगे बढ़ाया गया है और इन दोनों पॉइंटों के ऊपर ही पूरी थ्योरी बेस है। और बहुत अच्छे से इन दोनों को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास को जरूर देखें और अपने परिवार शिक्षा एम्पायर से जुड़ना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, उससे आगे चलते हैं। हम कोहलबर्ग की थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, जो आज हम मेन पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, हेन्स का डायलेमा। जो बेसिक चीज दी थी कोहलबर्ग ने, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उन बेसिक चीज को देने का, उस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो कहां है? वो यहां है। कहां? यहां, हेन्स डायलेमा, यानी कि हेन्स का दुविधा। तो हेन्स का दुविधा का जो सिद्धांत है वो पूरे जो कहानी पिछली क्लास में बताई गई थी उसके ऊपर जो सारा निचोड़ है, जो सारा कंक्लूजन है, वो यहां आता है। जो हेन्स है, हेन्स के ऊपर बताते हैं कि हेन्स नामक एक व्यक्ति है, वो किस किस तरह से अपनी दुविधा में फंसते हैं। क्या उनके सामने दुविधा आती है, क्या डायलेमा उनके सामने आता है, और फिर उससे वो कैसे बाहर निकलते हैं, उन्हीं सबको इसमें बताया गया है। तो मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बताता हूं कि हेन्स कौन थे। देखो, हेन्स नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी पत्नी, यहां देखो, ये है ना, ये है हेन्स है, और इसकी पत्नी हेन्स की पत्नी बीमार है और ऐसी एक जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित है, ऐसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो कि जानलेवा बीमारी है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, और मृत्यु भी उसके सामने है, बिल्कुल एकदम मृत्यु सामने खड़ी है। तो जब वो उसके हेन्स की पत्नी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, तो डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां लिख करके देता है कि ये दवाइयां लेकर आई जाएं और जब इनका इलाज आगे बढ़ेगा। तो हेन्स उस पर्चे को लेकर के केमिस्ट के पास जाता है, यानी कि जो मेडिकल होता है ना, जहां दवाइयां मिलती हैं, वहां जाता है। तो दवाइयों के बाद में जो केमिस्ट है वो बताता है कि इन दवाइयों का जो प्राइस है, टोटल दवाइयों का जो पैसे बताता है, वो 10,000 रुपए बताता है, ठीक है। अब हेन्स के पास 10,000 रुपए नहीं है, उसके पास 8,000 हैं। 8,000 रुपए उसके पास हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास अभी 8,000 हैं, मुझे 2,000 की उधारी पर दवाई दे दी जाए, कृपया कर, आपकी बहुत कृपया होगी। मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 2,000 की उधारी पर दवाई दे दो, मैं कुछ दिनों बाद आपके ये पैसे चुकता कर दूंगा। तो दुकान वाला क्या कहता है, यदि दवाई वाला कहता है, जो केमिस्ट है वो कहता है कि भाई उधार नहीं मिलेगा, आप जाएं, पैसे पूरे लेकर आए, तब उधार मिलेगा। तो अब हेन्स क्या करता है, रिक्वेस्ट कर ली उसने। अब हेन्स के सामने 2 चीज आती हैं, हेन्स के सामने 2 दुविधाएं आती हैं। कौन सी? एक दुविधा आती है, या तो वो किसी के पास जाए, उधार पैसे मांग कर ले आए। अब गरीब आदमी है, गरीब आदमी को पैसे देगा कौन, ये भी दुविधा है, ठीक है। गरीब आदमी को पैसे देगा कौन? क्योंकि कोई भी आदमी अगर पैसे देना चाहता है ना, सामने वाले को, अगर किसी को पैसे दे रहा है, तो उससे देने से पहले वो ये सोचता है कि ये वापस कर सकता है या नहीं। तो गरीब आदमी को पैसे देगा कौन, एक ये दुविधा, ठीक है। अब यहां पैसे तो उसको मिलते नहीं। दूसरी दुविधा उसके सामने ये है, या तो वो दवाइयों को चुरा ले, या फिर अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। एक तो या वो किसी से पैसे मांग ले, या फिर दवाई चुराकर अपनी पत्नी को बचा ले, या फिर उसे मरने के लिए छोड़ दे। तो अब इन दुविधा से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए वो क्या करेगा? अब पैसे उसको किसी ने दिए नहीं,
पैसे उधार उसको दिए नहीं किसी ने। अब पैसे उसको किसी ने दिए नहीं तो उसके सामने दूसरा रास्ता बचता है। अब दूसरा रास्ता क्या बचता है कि दवाई चुरा ले या फिर मरने के लिए छोड़ दे पत्नी को, तो वो दवाई चुरा लेता है। जो हेन्स है वो क्या है, दवाई चुरा लेता है, यहां दवाई चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो यहां क्या किया है, हेन्स ने दवाई की चोरी की है और अपनी पत्नी की जान बचा ली है। तो इसमें इस सभी का, इसका जो ये एग्जाम्पल दिया है, मतलब ये जो स्टोरी बताई है, तो जो ये हेन्स का डायलेमा बताया है कोहलबर्ग ने, इसमें से सवाल निकल कर आते हैं कि क्या हेन्स को, पहला सवाल आता है क्या हेन्स को दवाई चोरी करनी चाहिए थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल आता है निकल के, जो जानलेवा बीमारी को बचाने के लिए दवाई बनती हैं क्या वो इतनी महंगी बननी चाहिए। दो सवाल हो गए। अब इन सवालों को कोहलबर्ग ने अलग अलग व्यक्तियों के पास, अलग अलग बच्चों के पास, सभी छोटे और बड़े सभी के पास रखा और कोहलबर्ग ने देखा कि हर उम्र के बाद, हर उम्र पर जवाब अलग अलग ही मिल रहा है। और इन सभी के निचोड़ से जो बच्चों को, बड़ों को जो सवाल दिए थे कोहलबर्ग ने, उन सभी से जो अलग अलग जवाब मिले हैं, उन सभी के बाद में कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। मेन क्या है इसमें, थ्योरी में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, पॉइंट जो आधार बनाया है किसको, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। फिर उसके बाद में उन्हीं को आगे लेकर के इन्होंने नैतिक दुविधा में और नैतिक तर्कणा में कोहलबर्ग इसके हेन्स को फांसा है, ठीक है, हेन्स को दिखाया है फंसते हुए। फिर उसके बाद में जो सवाल बनते हैं उन सवालों को पब्लिक के पास में, बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सभी को दिया। फिर वहां से जो उनके सवाल के जवाब आए, उन जवाबों को इकट्ठा करके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं बताएं कि किस अवस्था में कितना उसका विकास, नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास मतलब सही गलत की पहचान करना, सही गलत की पहचान करना, वो होता है नैतिक विकास। जब हम अपने बारे में, किसी के बारे में ये सोचने लगे यार ये चीज़ सही है और ये गलत है, इस रास्ते पर मैं चाहूँ, इस रास्ते पर अगर मैं चलूँ तो मुझे मंजिल आसानी से मिल जाएगी, इस रास्ते पर चलूँ तो मुझे दिक्कत होंगी, तो ये रास्ता सही है, ये गलत है, ये नैतिक विकास है। वही यहाँ दिया गया है। कुछ बच्चों ने कहा कि हेन्स को दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि जिंदगी को बचाने के लिए चोरी करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ कह रहे थे कि चोरी करना पाप है, ठीक है, कुछ और कह रहे थे। तो इस तरह से अवस्थाएं बताई हैं। अब उन अवस्थाओं को देखते हैं। स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो नैतिक विकास का सिद्धांत होता है, उसकी कुछ अवस्थाएं बताई हैं किसने, कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो यहां देखो यार, इसमें कुछ प्रिंसिपल देखो, यहां एक पिरामिड बना हुआ है, पिरामिड के तौर पर बताया है। कहीं कहीं तुम्हें ये पिरामिड उल्टा दिखेगा, कहीं कहीं तुम्हें ये पिरामिड उल्टा दिखेगा। वो उल्टा कैसे दिखेगा, नीचे से पहली स्टेज नीचे दी जाएगी, फिर उसके बाद में इस तरह से ऐसा ऐसा आएगा, ठीक। जैसे यहां दिया गया, यहां क्या है, पहली स्टेज यहां है, ठीक, और किसी जगह पर ये पिरामिड उल्टा बन जाएगा तो ये पहली स्टेज यहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पिरामिड जो है वो कैसा है, सीधा पिरामिड है, यानी कि नीचे से चलेंगे हम, कुछ जगह पर जो होगा वो ऊपर से चलता हुआ मिलेगा। पहली स्टेज हमारी, पहला लेवल जो है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। प्री कॉन्वेंशनल मतलब पूर्व रूढ़िगत अवस्था, पूर्व या प्राक रूढ़िगत अवस्था। रूढ़िगत जो होती है, रूढ़िगत अवस्था, उससे पहले, रूढ़िगत से पहले की अवस्था कौन सी, पूर्व रूढ़िगत, ठीक है। अब दूसरी है कॉन्वेंशनल, दूसरी कौन सी, कॉन्वेंशनल, ये है हमारी रूढ़िगत अवस्था। पहली जो है, पहली वाले जो ग्रुप है, पहले वाले ग्रुप में जो बच्चे थे वो कितने थे, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे थे पहले ग्रुप में, ठीक है। पहली जो अवस्था है पूर्व रूढ़िगत वाली, उसमें 4 से 10 वर्ष के थे। और जो दूसरी है इसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चे थे, 10 से 13 वर्ष के बच्चे थे, ठीक है। और जो तीसरी है उसमें थे हमारे कौन से, 13 से ऊपर के बच्चे, 13 साल से ऊपर उम्र के, उसमें 20 के भी, 25 के भी, 40 के भी, हर तरह की उम्र के थे, तो 13 से ऊपर के। तो कोहलबर्ग बताते हैं इन उस अवस्थाओं में भी, जो पहली, दूसरी, तीसरी है ना, इनके अंदर भी सब स्टेजेस हैं, उप अवस्थाएं हैं। जैसे कि एक के अंदर 2 अवस्था है,
एक अवस्था के अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, वो कौन सी होती हैं? जैसा कि यहां प्री कॉन्वेंशनल है तो इसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पहले कौन सी आएगी? पहली अवस्था, पहली टोटल हमारी 6 हैं, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। पहली कौन सी हमारी? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है। दंड या पुरस्कार के लिए जो बच्चा कार्य करता है। अगर कोई बच्चा अच्छा या बुरा कार्य कर रहा है, अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है? या तो दंड से बचने के लिए या फिर रिवॉर्ड्स यानी कि पुरस्कार के लिए। कोई मुझे मारेगा इसलिए मैं बुरा काम नहीं करूं, कोई मुझे पुरस्कार देगा इसलिए मैं अच्छा काम करूं। तो पहली अवस्था में ये बच्चे आते हैं, कौन से? जो दंड से बचने के लिए आते हैं। कौन से? दंड से बचने के लिए या फिर पुरस्कार पाने के लिए, ठीक है। दूसरे में आते हैं आपसी विनिमय वाले, आपसी विनिमय वाले। कैसे? मतलब टिट फॉर टैट वाले। कौन से? टिट फॉर टैट, ठीक है। टिट फॉर टैट वाले, जैसे को तैसा। मतलब कोई बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है तो वो क्यों करेगा? अगर मान के चलो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसका किसी ने लंच खा लिया है, उस बच्चे का किसी दूसरे बच्चे ने लंच खा लिया है, तो अगले दिन को वो कहेगा कि कल तूने मेरा लंच खाया था, आज मैं तेरा लंच खाऊंगा। या कल तूने मेरी साइकिल चलाई थी, आज मैं तेरी साइकिल चलाऊंगा। ये क्या है? जैसे को तैसा करने वाले बच्चे। तो इसमें जो आते हैं कहां तक? 4 से 10 साल तक के बच्चे आते हैं। किस अवस्था में? पहली अवस्था में। जो रूढ़िगत है, ये रूढ़ियां ही तो हैं। तूने करा था अब मैं कर रहा हूं, ठीक है, तूने करा था अब मैं कर रहा हूं। या एक रूढ़ी ये हो सकती है, रूढ़िगत जो मतलब पहले से चलता आ रहा, कॉन्वेंशनल है कि जो पहली वाली अवस्था में है कि अगर कोई गलत काम करा है तो उसमें पिटाई होगी ही होगी, तो वो काम नहीं करना, वो रूढ़ी है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था क्या है? कॉन्वेंशनल स्टेज। कॉन्वेंशनल स्टेज यानी कि रूढ़िगत अवस्था। इसमें क्या है? 10 से 13 साल तक के बच्चे आते हैं। इसके अंदर भी 2 स्टेज है। पहली स्टेज है प्लीजिंग अदर्स। क्या है? प्लीजिंग अदर्स। दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर। क्या है? प्लीजिंग अदर्स, लॉ एंड ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है? प्लीजिंग अदर का मतलब है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल का टैग लेने के लिए। बच्चा अगर कोई काम करता है, अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो क्यों कर रहा है? उसको गुड बॉय गुड गर्ल का टैग चाहिए। मतलब उसको देख करके कोई बड़ा ये कहे कि यार कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, ये कहे, मतलब इसलिए वो काम करता है अच्छा, गुड बॉय गुड गर्ल का, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर दूसरी स्टेज की दूसरी अवस्था यानी कि चौथी अवस्था है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की। अब लॉ एंड ऑर्डर वाली क्या है? मतलब इसमें क्या है? अगर कोई नियम कानून बन गया है, नियम कोई कानून कोई लॉ एंड ऑर्डर बन गए हैं, तो बस उसको रूढ़िगत तरीके से मानना है तो मानना है, फॉलो करना है तो करना है। हेलमेट, बाइक के लिए हेलमेट के अगर नियम बना है तो हेलमेट पहनना ही पहनना है, चाहे वो घर से निकल कर इस कोने से इस कोने तक ही जा रहा है, बस पहनना है तो पहनना है, ठीक है। कभी कभी तुमने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कहते हैं कि पापा हेलमेट लगा लीजिए, पापा हेलमेट लगा लो, तो इस तरह से कहते हुए देखा होगा। तो ये क्या है? ये हमारी चौथी अवस्था है यानी कि दूसरी की दूसरी अवस्था, ठीक है। तो आते हैं आगे, मतलब तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी अवस्था है, प्लीजिंग अदर्स की कौन सी अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था कौन सी है, और पनिशमेंट से बचने की अवस्था कौन सी है। इस तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहां से बन ही जाता है, ठीक है। अब है यहां हमारी तीसरी कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था है, रूढ़ियों से परे, रूढ़ियों के बाद की अवस्था, रूढ़ी से बाद की अवस्था। तो इसमें क्या है? पहला आता सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बच्चा इसमें सामाजिक होने लगता है, जब समाज से जुड़ी हुई चीजों को वो देखने लगता है, क्या अच्छा है क्या गलत है, समाज के बारे में सोचने लगता है। तो इसमें आती है हमारी कौन सी अवस्था आती है? 10 से 13 साल वाले, कौन सी? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। अब सबसे आखिरी वाली जो है छठी अवस्था, जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के नाम से है, और इसको एक और नाम दिया जाता है, शॉर्ट में कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। अब सार्वभौमिक नैतिक अवस्था क्यों है? ये सबसे परे है, ये
सबसे परे है। इस अवस्था में हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जो नैतिक अवस्था होती है ना हमारी, सही गलत को पहचानने वाली, तो इस अवस्था तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। इस अवस्था तक मतलब इस अवस्था के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं, अच्छे काम के लिए और गलत काम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। एक एग्जांपल है इनके लिए, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि फौजी होते हैं, आर्मी के जवान जो होते हैं, वो इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं। वो दूसरों के लिए, सही और गलत के लिए अपनी जान तक दे जाते हैं। वो लोग सही और गलत के लिए अपनी जान तक दे जाते हैं और वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अपनी जान को दांव पर लगा करके हम लोगों की रक्षा करते हैं और तभी उन्हीं की बदौलत हम लोग अपने घर में, सड़कों पे, स्कूलों में, मार्केट में सुरक्षित फील करते हैं। तो सलाम है आर्मी के जवानों के, इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। तो यहाँ तक हमारी जो थ्योरी थी कोहलबर्ग की, वो यहाँ कंप्लीट होती है। इससे ऊपर कुछ नहीं आता, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने पॉइंटों को डिस्कस किया गया है और उम्मीद करता हूं उतने ही अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो नए बच्चे हैं हमसे जुड़े हैं आज, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो इससे पहली क्लास थी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक है, सारी जो थ्योरी डिपेंड है वो वही है। यहाँ आज उसका कंक्लूजन था और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कमेंट करके जरूर बताना और अपने परिवार शिक्षा एम्पायर से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।